स्टूडेंट्स, बेटा आज हम आपको हिंदी आरो भाग एक पद्य यानी पद्य में पढ़ाएंगे कविता वे आँखें, और जिसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है छात्रों, चलो पहले हम संक्षेप में इसके सारांश की बात करेंगे, फिर कविता पढ़ाते हुए से उसका व्याख्या भी संक्षेप में बताएंगे, जिससे आप प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाएँ। परीक्षा में आपका व्याख्या नहीं आएगा, प्रश्नों के उत्तर आएंगे, प्रश्न मिलेंगे आपको इससे, उसके उत्तर आपको अपने मनोवेग से लिखने होंगे। ठीक है छात्रों, चलो कविता का सार संक्षेप में पढ़ते हैं। इस कविता में पंत जी ने स्वतंत्रता से पूर्व किसानों की दुर्दशा का चित्रण किया है, यानी जब तक हमें स्वतंत्रता नहीं मिली थी उस समय का चित्रण किया है कवि ने इसमें। उनकी आंखें सदा सुख, यानी किसकी बात की गई है, हाँ वे आंखें, किसकी आंखें, किसान की, जो गांव में किसान होते हैं, उनकी आंखें सदा सुख की बजाय दुख और दीनता से भरी रहती हैं। यानी सदा किससे भरी रहती हैं, दुख और दीनता से। कभी वह स्वाधीन था, स्वाधीन यानी स्वयं पर आधारित था, परंतु आज उसे अपनी जमीन से वे दखल कर दिया गया है, यानी उसकी जमीन छीन ली गई है। महाजन ने क्रूरतापूर्वक उसके पुत्र को मरवा डाला। ठीक है, महाजन ने क्रूरतापूर्वक यानी आगे उसके घर द्वार बिकवा डाले, खेत तक नीलाम करवा डाले, ब्याज के लिए उसने सब अत्याचार किए। उसकी पत्नी बिना दवा दारू के मर गई और उसकी दुधमुही बेटी दूध के अभाव में चल बसी, यानी उसकी ज़मीन छीनी, उसकी पत्नी भी मर गई, और उसकी जो बेटी थी, पत्नी मरने के कारण उसकी जो बेटी थी छोटी सी, वो दुधमुही जो माँ का दूध पीती थी, जब माँ नहीं रही तो बेटी भी मर गई। उसका पुत्र था, पुत्र भी उनसे महाजन से संघर्ष करते हुए उसको भी मार दिया गया। उसकी जो पत्नी थी, आप देखिए जो उसके पुत्र की बधू यानी पत्नी, पुत्र की यानी पुत्र उसे बोलते हैं पतोहू, तो पति घातिन कहा गया, उसे कहा कि पति को खा गई, कलंक लगा। एक दिन उसे भी थानेदार ने बुलवा भेजा, यानी एक दिन थानेदार ने बुलवा लिया आसपास जो था, जो उसकी बहू को, और उस पर मतलब लालछन लगाने के लिए। अगले दिन वह कुएं में डूबकर मर गई, यानी वो खुद मर गई। अब हो सकता है उसने थाने में बुलाया, उसके साथ क्या किया, अभद्र व्यवहार किया होगा उसके साथ कुछ, तो इसलिए उसे क्या अपने आप को ख़त्म करना पड़ा। तो इन सब अत्याचारों की याद कर करके किसान की छाती फट जाती है, यानी इन बातों को याद करके किसान क्या करता है, अपने दुखों को कुरेदता है और दुख व्यक्त करता है। इस कविता में ऐसा बताया गया है, इसे ध्यानपूर्वक सुनना, समझना। देखिए पहली लाइन, अंधकार की गुहा सरीकी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उसमें दारुण दैन्य दुख की नीरव रोदन। तो देखिए मैंने साइड में इसके शब्द अर्थ भी लिखे हैं कुछ। तो कह रहा है अंधकार की गुहा, यानी किसान की जो आँखें हैं वो ऐसे लगती हैं जैसे एक गुफा है, और वो कैसी गुफा है, अंधकार यानी अंधेरा ही अंधेरा है उस गुफा में, उसके समान दिखाई देती हैं। और उन आँखों को देख कर कवि को क्या लगता है, डर लगता है। उनकी आँखों में ऐसा डर समाया हुआ जिन्हें देखकर कवि को डर लगता है। भरा दूर तक उनमें दारुण, यानी दूर तक, दारुण का मतलब है भयानक, यानी दूर तक भयानक अंधेरा ही अंधेरा है। दैन्य दुख का नीरव रोदन, दैन्य का मतलब है दीनता, और नीरव का मतलब है मौन, और रोदन का मतलब है रोना, यानी उसकी दीनता के दुख को यानी उसके अंदर जो मौन है, यानी वो शांत है, उसके बातों को देखकर सुनकर और उसकी बात उसे देखकर रोना आता है कवि को। आगे, वह स्वाधीन किसान रहा, अब यानी कौन रहा, ये किसकी बातें की गई, यानी उस किसान, एक किसान की बात की जा रही है। वह स्वाधीन किसान रहा, स्वाधीन यानी स्वतंत्र, जब वह स्वतंत्र था किसान, यानी आगे देखिए, अभिमान भरा आँखों में इसका, यानी अभिमान कहते हैं गर्व, यानी उसकी आंखों में गर्व भरा हुआ करता था। कब भरा हुआ होता था, जब उसके पास जमीन जायदाद, बच्चे खुशहाल रहते थे। छोड़ उसे मझधार आज, यानी मझधार कहते हैं समस्याओं के बीच छोड़कर, आज संसार कहाँ निकल गया उसे, यानी सबके लिए विकास किया जा रहा है, सब में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन किसानों में अभी भी वही हैं। किसानों के लिए कोई नहीं सोचता, ना सरकार ना कोई उनके लिए सोचता है। आए दिन बाढ़ आती हैं और आए दिन वो किसान फांसी पर लटकते हैं, आए दिन उनके ज़मीन नष्ट हो जाती हैं, बाढ़ आ जाती हैं, पैदावार नहीं होती है, और जो पैसा लेकर ब्याज वगैरह पे पैदावार ज़मीन पैदा करते हैं, जब नष्ट हो जाती है तो उसका ऋण भी नहीं चुका पाते, तो वो अब आत्महत्या भी करते हैं। तो संसार क्या है, यानी संसार उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है, यानी किसानों को समस्या
आज भी वहीं के वहीं हैं और बाकी लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो यहाँ पर किसकी बात की गई? किसान की। आगे देखिए, लहराते हुए खेत द्रगों में, लहराते यानी झूमते हुए, द्रग यानी आँखों में, यानी उनकी जो लहराते जो पेड़ हुआ करते थे, किसकी? किसान की आंखों में बार बार आते हैं। हुआ बेदखल वह अब जिनसे, और अब क्या हो चुका है? वो उनसे बेदखल हो चुका है, यानी अधिकार से वंचित हो चुका है। बेदखल का मतलब है अधिकार से वंचित। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिनके तृण तृण से, तृण तृण यानी तिनके तिनके से, यानी वो कभी बहुत हंसा करता था, बड़ा खुश हुआ करता था जमीन, हरियाली, खेती बाड़ी को देखकर, अपने परिवार को, बच्चों को देखकर और पशुओं को देखकर। आगे देखिए, आगे नंबर 4, आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, यानी जो किसान था उसकी आँखों में कौन घूमा करता? आँखों का तारा, यानी बहुत प्यारा, आँखों का तारा बहुत प्यारा। कारकूनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा, यानी कारकूनों कहते हैं जो सूदखोर होते हैं, सूदखोर कहते हैं महाजन जो होते हैं, सूद देते हैं, पैसा ब्याज पर देते हैं। तो कारकूनों यानी उनके जो गुर्गे थे, जो उनके साथ रहा करते थे, जो वो दिया करते थे, तो उनसे वसूलने के वाले जो होते थे, पैसा वसूलना यानी मारपीट करके, तो सूदखोरों के कारिंदे कहते हैं उन्हें। गया जवानी में ही मारा, और उसे जवानी में ही मार दिया था, क्योंकि वो ऑब्जेक्शन उठाता था, तो इसलिए उसको मार दिया गया। आगे देखिए, बिका दिया घर द्वार, और उसका क्या हो गया? जब उससे वो ब्याज, उसका वो ऋण नहीं चुकाया गया, तो उसका क्या कर दिया? घर द्वार भी बिक गया। महाजन ने ब्याज की कोड़ ने ब्याज की कौड़ी छोड़ी, और जो महाजन था वो ऋणदाता सेठ, तो उसने भी एक पैसा नहीं छोड़ा उस पर। रह रह आँखों में चुभती वह, और उसके जो बुरा लगना यानी आँखों में चुभना, ये बातों को सोच सोच कर उसे बुरा लगता है। किसको? किसान को, यानी कवि को। कवि इसको बारे में जान रहे हैं ना। कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी, कुर्क कहते हैं नीलाम कर देना, उनके जो बैल थे, बैलों को भी नीलाम कर दिया गया कर्ज के लिए। और बर्द यानी बैल, बर्दों की जोड़ी, जो बैलों की जोड़ी हुआ करती थी, वो भी नीलाम कर दी गई। उजरी उसके सिवा किसे अब पास दुहाने आने देती, उजली यानी एक गाय थी उसकी, किसान की उजरी नाम था जिसका, सफ़ेद बिल्कुल। सिवा यानी किसान जो था उसके सिवा वो किसी को दूध निकालने नहीं देती थी, पास दुहाने आने देती, अपने पास नहीं आने देती थी। आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती, और जो यानी वो यानी दुख दर्द उसका जो है आँखों में नाचा करता है, बार बार सामने आता है, उस बात को सोच सोच के उसे बहुत कष्ट होता है। आगे, बिना दवा दर्पण के घिरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दुधमुई बिटिया 2 दिन बाद गई मर। अब देखिए, बिना दवा दर्पण यानी दवा आदि जो उसके लिए चाहिए पत्नी को, घिरनी, घिरनी का मतलब होता है पत्नी, यानी उसकी पत्नी भी क्या हो गई? बिना दवा दारू के, यानी बिना दवा के देखभाल के वो भी स्वर्ग चली गई, यानी वो भी मर चुकी। आंखें आती भर, ये बात सोचकर कवि की आंखें भर आती हैं। देख रेख के बिना, जो छोटी बच्ची थी उसकी देख रेख नहीं हो पाई, वो दूध पीती थी अपनी माँ का, जब माँ नहीं रही तो बिटिया भी 2 दिन बाद मर गई, यानी नन्ही। दुधमुही का मतलब है दूध पीती बच्ची, नन्ही छोटी। आगे बात करते हैं 8वां नंबर। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। अब क्या हुआ? घर में विधवा रही पतोहू, पतोहू कहते हैं पुत्र वधू यानी पुत्र की बहू। उस लक्ष्मी थी घर की, लक्ष्मी कही जाती थी, यद्यपि पति घातिन, लेकिन अब वो क्या कही जा रही है? पति घातिन। पति घातिन यानी लक्ष्मी के समान शुभ थी पहले, लेकिन अब पति की हत्या करने वाली उसे घातिन कहा जा रहा है, क्योंकि वो मार दिया था, तो उसे कहा कि देखिए इसके शादी होने से बेटा मारा गया। ऐसी गांव में बहुत सारी कहावतें कही जाती है, पत्नी को ही बुरा कहा जाता है अगर पति मर जाए तो। आगे देखिए, पकड़ मंगवाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। अब यानी कोतवाल ने उसको बुलाया, लिखा पढ़ी या पूछताछ के बहाने पति से संबंधित हो, फिर जब वो वहाँ पर उसके बाद आके कुएं मरी, इसका मतलब उसने बलात्कार या इत्यादि उसके साथ कोई ऐसी अभद्र व्यवहार किया होगा, जिसके कारण वो अगले दिन कुएं में कूदकर अपनी उसने जान गंवा दी। ठीक है छात्रों। 9 नंबर 9 पे आइए। खैर पैर की जूती जोरू ने सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटते फटती छाती। देखिए, एक ये भी एक किंवदंती है गांव में, या अब माना जाता आज भी, कि महिला की कोई वैल्यू नहीं मानी जाती। देखिए इसमें लिखा है, देखिए कह रहे हैं खैर पैर की जूती जोरू, यानी उसमें कहा गया उपेक्षित,
यानी पत्नी को तो एक उपेक्षित तिरस्कृत माना गया है, यानी जोरू यानी पत्नी को। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, पत्नी मर गई तो दूसरी आ जाएगी, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर। यानी वो कहते हैं कि जो बेटा था वो तो परिवार को चलाने वाला था, वंश को चलाने वाला था, और वो पुत्र ही उसका मर गया तो कैसे रहेगा, कैसे चलेगा, ऐसा इसमें बताया गया। ऐसी सोच सोच के किसान के क्या होता है, सांप लौटते फटती छाती। सांप लौटने का मतलब है जलन होती है, और फटती छाती का मतलब है बहुत दुख होता है। ये बात सोच सोच कर उसको बहुत दुख होता है। यानी पत्नी तो और मिल जाती, परंतु बेटा नहीं मरना चाहिए था, ऐसा माना गया है। ये समाज में आज भी फैला हुआ है। महिलाओं को वैल्यू नहीं दी जाती है, पुरुष को, पुरुष प्रधान देश पुरुष प्रधान देश है हमारा, पुरुष को वैल्यू दी जाती है। लेकिन अब इसमें भी परिवर्तन आ रहा है, पुरुष और महिला दोनों को समान बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है छात्रों, नेक्स्ट 10 नंबर। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत सुनने में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सैदरस बन जाती। अब यहाँ पर देखिए, पिछले सुख की स्मृति यानी याद, यानी अब किसान पिछली बातों को, जब इन बातों को सोचता है तो उसकी आंखों में क्षण भर के लिए चमक है लाती। जब वो यादों में खो जाता है तो उसकी आंखों में खुशी आ जाती है, परंतु जैसे एक पल उसकी सोच, यानी जो वो एक टकी सोच रहा था और उस सोच से बाहर निकलते ही फिर दुखी हो जाता है। तुरंत सुनने में, यानी शीघ्र, तुरंत यानी तुरंत सुनने, यानी शीघ्र सुनने में वह गढ़ वह चितवन। और क्या कहते हैं, सुनने को कहते हैं आकाश। ठीक है, सुनने का पर्यायवाची आकाश में गढ़ वह चितवन। चितवन यानी दृष्टि, आँखें, हमारी जो दृष्टि है। तीखी नोक से दृश्य बन जाती है, और क्या होता है फिर सामने वही से दृश्य, यानी जो रियल है इस समय, उसका कुछ नहीं बचा किसान का, तो अब वही रह जाता है और किसान फिर दुखी होता है। तो कवि ने यहाँ एक बहुत ही अच्छा चित्रण किया है किसान की व्यथा का, आपकी समझ में आया होगा। और इसके प्रश्नोत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है छात्रों, तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, और इस पाठ कविता के सारांश को और इसकी जो मैंने व्याख्या किया है उस पर विचार करना, समझना क्या उचित है क्या अनुचित है, और क्या हम समाज के लिए कर सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि हम ही देश का भविष्य हैं। तो हम क्या किसानों के लिए कुछ कर सकते हैं, क्या उनकी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे, ये हमें सोचना है, क्योंकि आने वाला भविष्य हम हैं। जो समाज में इस तरीके से किंवदंतियाँ फैली हुई हैं उनको समाप्त भी हमें ही करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने विचार से, अपनी समझ से, अपनी चिंतन शक्ति से प्रश्नों के उत्तर देने होंगे आपको परीक्षा में। ठीक है छात्रों, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रश्नोत्तर के साथ। तो वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।